हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 784 और 785 का। छू किंगचेंग ने सिर झुका लिया, मन उदास था। तलवार को देखते हुए धीरे से बोली, सीनियर सिस्टर्स मेरे बारे में गलत सोचती हैं, मैं कोई हत्यारिन नहीं हूं। अरे उनके पास तो खजाना है, और रास्ते में कहीं कोई बुरे लोग मिल गए तो। छू किंगचेंग चौंक कर अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से बोली, सेरुलियन हमें सीनियर सिस्टर्स को प्रोटेक्टिंग करना होगा, लेकिन तुमको जरा संभल कर चलना होगा और बेवजह किसी को मारना नहीं। तुम्हें सुनना पड़ेगा वरना। छू किंगचेंग की आवाज अटक गई, जैसे नहीं समझ पा रही हो कि अपनी बेलगाम स्पिरिचुअल सोर्ड को कैसे डराए, वरना मैं दूसरी तलवार ले लूंगी। तलवार हल्का सा कांपी, जैसे मजाक उड़ा रही हो। तुम इसे धमकी कहती हो, और फिर वो मैं थी भी नहीं, तो मुझ पर क्यों गुस्सा उतार रही हो। हुम्फ। छू किंगचेंग को तो अपने स्पिरिचुअल सॉर्ड की बात सुनाई ही नहीं दी। वो तो सुकून से सीनियर सिस्टर्स के पीछे दौड़ पड़ी। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अचानक की चीख उसके कानों में गूंजी। उसने एक पंछी की तेज चीख भी सुनी। छू किंगचेंग घबराकर पीछे मुड़ी। 100 मीटर लंबा पंछी, जिसके पूरे बदन पर नीली आग जल रही थी, अपनी चोंच में एक आदमी को पकड़े हुए था। 8 स्टेज स्पिरिचुअल बीस्ट फायरस्टॉर्म ईगल। छू किंगचेंग ने चिल्लाकर कहा, यह आदमी किसी स्पिरिचुअल बीस्ट के हाथ कैसे लग गया सेरुलियन, चलो इसे बचाते हैं। छू किंगचेंग सीधी 8th स्टेज स्पिरिचुअल बीस्ट की ओर बढ़ी और वार किया। एक सफेद स्वॉर्ड वेव नीली आग को चीरते हुए निकली, हवा को जमा दिया और आग बुझने लगी। स्पिरिचुअल बीस्ट दर्द से चीखा और जुओ फैन ने इस मौके का फायदा उठाकर उसकी चोंच से खुद को छुड़ा लिया। वो लड़की से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए भाग निकला। छू किंगचेंग का चेहरा खिल गया। फिर उसे जुओ फैन याद आया और वो उसके पास पहुंची। देखा तो उसकी टांगें जमीन में धसी हुई थी। छू किंगचेंग ने एक टांग पकड़कर खींचा। माफ करना, मैं तो बीस्ट से लड़ाई में इतनी लगी थी कि तुम्हें भूल गई। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आखिर मैं बोन टेम्परिंग स्टेज में हूँ, गिरने से मरने वाला नहीं। जुओ फैन मुस्कुराया और चेहरे की धूल झाड़ते हुए बोला, किंगचेंग फिर से तुमने मेरी जान बचाई। ये तो किस्मत है कि हम बार बार मिलते हैं। हमारा मिलना तो तय है। छू किंगचेंग का चेहरा उतर गया और उसने उसे धकेल दिया। हुम्फ, बदमाश, बस मीठी बातें करता है। तुम्हें बचाकर मैंने समय बर्बाद किया। तुम तो बस मुझ पर डोरे डालना चाहते हो। अच्छा होता अगर उस पंछी को ही तुम्हें खा जाने देती। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरे बिना रह ही नहीं सकती। जुओ फैन की बातें बहुत ही मीठी लेकिन चुभने वाली थीं, पर उसकी बात ने छू किंगचेंग को शर्म से लाल कर दिया और उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने सिर झटककर उन अजीब भावनाओं को दूर किया और हल्की सी मुस्कान दी। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, बड़बोले, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी। अब बस निकलो, मुझे अपनी सीनियर सिस्टर्स ढूंढनी है। बाय। छू किंगचेंग चली गई। जुओ फैन कराह उठा, माथे पर पसीना आ गया। बोलने में भी तकलीफ हो रही थी। किंगचेंग मेरी चिंता मत करो, तुम जो करना चाहो करो। मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दो, ताकि कोई और स्ट्रांग स्पिरिचुअल बीस्ट आकर मुझे खा जाए। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी परवाह नहीं करती। बस जाओ। छू किंगचेंग ने पीछे देखा तो जुओ फैन दर्द से करा रहा था। चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी टांग से खून बह रहा था। छू किंगचेंग फौरन दौड़ी और पट्टी निकालकर उसकी टांग बांधी। तुम तो बोन टेम्परिंग कल्टिवेटर हो, फिर गिरने से टांग कैसे टूट गई? वो स्पिरिचुअल बीस्ट था जिसने अपनी चोंच में दबाकर हड्डी तोड़ दी। जुओ फैन ने सांस खींची। बोन टेम्परिंग स्टेज भी उसकी तेज चोंच का सामना नहीं कर सकती। लो, ये मेरी सेक्ट की हीलिंग मेडिसिन। उसने जल्दी से एक शीशी निकाली और जुओ फैन को गोली खिला दी। छू किंगचेंग का मन जाने क्यों उदास हो गया, लेकिन हम सब जेनेसिस एक्सपर्ट्स के पास सिर्फ अंदरूनी चोट के लिए मेडिसिन है। ऐसे में तुम्हारी टांग को ठीक होने में हफ्ता भर लगेगा। जुओ फैन ने सिर हिलाया, परेशान सा बोला, 1 हफ्ते तक हिल नहीं पाऊंगा तो कोई भी स्पिरिचुअल बीस्ट आकर मुझे खा सकता है। ऐसी बातें मत करो, मैं हूं ना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। छू किंगचेंग ने उसे घूरा, फिर अपनी सीनियर सिस्टर्स की तरफ देखा। जुओ फैन मुस्कराया, किंगचेंग क्या तुम अपनी सीनियर सिस्टर्स के पीछे नहीं जाओगी? मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? छू किंगचेंग ने सीना तानकर इज्जत और ईमानदारी से कहा। फिर उसने जुओ फैन का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे पीठ पर उठा लिया। मुस्कुराते हुए बोली, क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है? मैं तुम्हें अपनी सीनियर सिस्टर्स के पास ले जाऊंगी और फिर किसी सुरक्षित जगह छोड़ दूंगी। ये तो बड़ी समझदारी की बात है। जुओ फैन का चेहरा खिल उठा। छू किंगचेंग गर्व से मुस्कुराई, जाहिर है, चलो अब। दोनों हवा की तरह निकल गए, लेकिन भोली लड़की को ये नहीं पता था कि दूर से वही बड़ा ईगल उन्हें देख रहा है। शुक्र है वो पागल चला गया। भाई, तेरी पीठ पर यह कट कैसा है? एक और ईगल, जो कई गुना बड़ा था, चिढ़ाते हुए चीखा, क्या किसी इंसान ने तेरे साथ खेल किया? चाहता है भाई तेरे लिए जाकर उसे सबक सिखा दे? पहला ईगल घबराकर पंख फड़फड़ाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज मत जाना। मैं कभी उस आदमी को फिर नहीं देखना चाहता।
क्या वो इतना स्ट्रांग है? इस कट से तो मुझे कुछ खास नहीं लगता। तेरे पंखों को तो हल्का सा भी नुकसान नहीं हुआ। तुम कुछ नहीं जानते, तलवार चलाने वाली नहीं, असली खतरनाक तो वो आदमी था जिसे मुझे अपनी चोंच में दबाना पड़ा था। उसकी आंखों के काले घेरे याद करते ही उसके पंख डर से कांपने लगे। बड़ा ईगल भी हैरान रह गया। आखिर ये किससे टकरा गया जो इसे पत्ते की तरह कांपने पर मजबूर कर रहा है? भागते हुए काले कपड़ों वाले लोग एक सूनी पहाड़ी पर पहुंचे जहां एक सुसंस्कृत एल्डर आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहा था। वो तीनों काले कपड़ों वाले लोग कमजोर होकर उसके पास गिरे और झुककर बोले, क्लैनहेड। वो कहाँ है? क्लैनहेड, हम उसे लेने में नाकाम रहे और हमें भारी नुकसान हुआ। लीडर ने सिर झुका लिया। चर। बूढ़े आदमी के हाथ में पकड़ा कप टूट गया। आवाज में गुस्सा था। नाकाम रहे? 20 से ज्यादा एक्सपर्ट्स और एक लेट स्टेज स्पिरिट किंग नाकाम रहा। सामने तो सिर्फ 7 लड़कियां थीं। तुम उनसे भी नहीं निपट पाए। तुम बेवकूफ हो या कूड़ा? क्लैनहेड। बाकी सब कांपने लगे। लीडर बोला, क्लैनहेड सुनिए, उनमें से 6 तो मामूली थीं, लेकिन आखिरी लड़की बेहद डरावनी थी। वो पलक झपकते ही मार देती थी और उसके पास अजीब सी ताकत थी। हम में से कोई उसका सामना नहीं कर सका। अगर देर करते तो हम भी मारे जाते। बूढ़े आदमी ने उन्हें घूरा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें तेज हो गईं। लेट स्टेज स्पिरिट किंग भी अगर उससे हार गया तो फिर अब मुझे ही जाना होगा। क्लैनहेड, आप खुद जाने वाले हैं? डिमोनिक एम्परर ने हमें ये काम सौंपा है और मैं इसे बिगाड़ने वाला नहीं हूं। अगर तुम में से कोई भी थोड़ा भी काबिल होता तो मैं किसी मामूली से चोरी करने नहीं निकलता। बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा काले कपड़े से ढक लिया। डिमोनिक एम्परर ने कहा था, अगर पॉसिबल हो तो किसी को नुकसान मत पहुंचाना ताकि उस बूढ़ी औरत को पता न चले। हमें बस उनका मिस्ट सिटी का सौदा बिगाड़ना है। चलो। सबके चेहरे खिल गए। क्लैनहेड के आगे आने पर तो वो लड़की खत्म। वो सेक्रेट डोमेन का बड़ा एक्सपर्ट है, असली एम्परर। साफ और धूप से भरे आसमान के नीचे रूबी क्लाउड सेक्ट की 6 डिसाइपल ही उड़ रही थीं। उनकी लीडर का चेहरा अच्छा था, लेकिन चेहरे पर खिंचाव और गुस्सा उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देता था। पिछले 3 दिन से हेड सीनियर सिस्टर हमेशा गुस्से में ही नजर आ रही थी। एक लड़की ने चिंता से कहा, सीनियर सिस्टर, क्या हम ज्यादा तेज नहीं जा रहे हैं? इतने समय से जूनियर सिस्टर का कोई पता नहीं है। कहीं वो खो तो नहीं गई? एक स्पिरिट किंग उसके सामने कुछ नहीं और फिर भी पकड़ में नहीं आ रही। जरूर बाहर पहली बार आने का फायदा उठा रही है और मस्ती कर रही होगी। तुम्हें क्यों परवाह है? फैंग मिन ने जहर भरे लहजे में कहा। उस डिसाइपल का दिल सिकुड़ गया, लेकिन उसने फिर भी कहा, हाँ, पर पहली बार इतने दूर आई है, हो सकता है रास्ता भी न पता हो। क्या हमें कुछ निशान छोड़ने चाहिए ताकि वो पीछा कर सके? तुम बहुत बोलती हो। फैंग मिन ने कड़वे स्वर में कहा, वो लड़की अब इतनी मजबूत हो गई है तो उसे तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने निशान छोड़े तो दुश्मन हमारे पीछे आ जाएगा। क्या यही चाहती हो? हेड सीनियर सिस्टर की कड़ी नज़र से लड़की सहम गई। फांगमिन ने उसे घूरा और फिर सामने देखने लगी, मन में गुस्से और चिंता के साथ उड़ान जारी रखी। तभी बूम, अचानक कहीं से एक भारी दबाव आया और उनकी उड़ान टूट गई। सब जमीन पर गिर पड़ी। एक बूढ़ी सी आवाज चारों तरफ से गूंजी, हा हा हा, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए किसी निशान की जरूरत है क्या? काले कपड़ों में 50 आदमी उनके सामने उतरे, जिनमें 20 स्पिरिट किंग थे। उनके लीडर के डरावने आंखें देखकर लड़कियों के बदन कांप गए। इंपीरियल डिसेंट, वो एक एम्परर है। फैंगमिन ने डर से सांस खींची और बूढ़े आदमी को घूरा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। बाकी लड़कियां तो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रही थीं। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, रूबी क्लाउड सेक्ट की कन्याओं, मैं उस बूढ़ी औरत से सीधे टकराना नहीं चाहता, इसलिए पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप दे दो तो मैं तुम्हें बिना एक खरोच पहुंचाए जाने दूंगा। क्या कहती हो? एक महान एम्परर होकर सीक्रेट डोमेन में नाम कमाया होगा सीनियर ने, फिर इतनी छोटी चोरी क्यों? आह। फैंगमिन ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके कांपते लहजे के साथ और भी भारी दबाव उतरा, जिससे वो चीख पड़ी और खून उगल दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, हम सबका अतीत काला होता है, या तुमने हमारे ढके हुए चेहरे नहीं देखे? लड़की, इसे दे दो, हम चले जाएंगे, वरना मुझे तुम्हारे ठंडे मरे हुए हाथों से इसे निकालना पड़ेगा। लड़कियां तन गईं और सबकी नज़र फैंगमिन पर गई। सीनियर। फैंगमिन की नज़र इधर उधर दौड़ी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, माफ करना, लेकिन तुम गलत सोच रहे हो। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें सबको मार डालूं? हा, हमें मार डालोगे? फैंगमिन उसके सामने हंसी। सीनियर, तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे हो। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूं कि असंभव से लड़ूं। खजाना हमारे पास नहीं है, चाहो तो हमें मार कर देख लो। बूढ़े का चेहरा तन गया। गहरी नज़र से उसने उसे देखा। तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम सोचती हो मैं मान लूंगा? तो आगे जाके देख लो। फैंगमिन ने खड़ी होते हुए अपना स्टोरेज रिंग निकाला। मैं पहले दिखाती हूँ, इसमें जो है देख लो। अब भी यकीन नहीं हो रहा तो मुझे टटोल लो। और वो कपड़े उतारने लगी। बूढ़ा उसे घूर रहा था। जैसे जैसे कपड़े हल्के हुए उसका बदन और साफ दिखने लगा। पीछे खड़े कई आदमी तो लार टपकाने लगे, खजाना भूलकर उसी नज़ारे में खो गए। सीनियर सिस्टर।
बाकी डिसाइपल घबराई और सहमी हुई थी। जब सीनियर सिस्टर का काम पूरा होगा तो क्या अगली बारी हमारी होगी? अब न खजाना बचेगा न हमारी इज्जत। सीनियर सिस्टर क्या सोच रही है जो इतना आगे बढ़ गई? अच्छा बस। फैंगमिन बस सबसे हल्के अंदरूनी कपड़ों में रह गई थी कि बूढ़े ने उसे रोक दिया। उसके आदमियों ने सिर झुका लिया, अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हुए, क्लैन हेड, थोड़ी और देर तो रहने देते। बूढ़ा आदमी अब काफी हद तक यकीन कर चुका था। उसने फेंकी हुई रिंग की ओर देखा भी नहीं और बोला, ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन अगर तेरे पास नहीं है तो किसके पास है? मेरी जूनियर सिस्टर के पास। तुम्हारी जूनियर सिस्टर? जूनियर सिस्टर सबसे स्ट्रांगेस्ट है तो खजाना उसी के पास होगा। हम तो बस चारा हैं, हमें मारकर भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फैंगमिन ने थोड़ी ऊंची कर दी। बूढ़े ने पीछे खड़े लीडर की ओर देखा। उसने हामी भरी, क्लान हेड, सबसे स्ट्रांगेस्ट लड़की यहां नहीं है। लगता है इन्होंने खजाना उसी को सौंप दिया है। वो कहाँ है? बूढ़े ने फिर फैंगमिन को घूरा। बता दे तो छोड़ दूंगा, वरना। फैंगमिन रुकी। 3 दिन पहले हम पर हमला होने के बाद जूनियर सिस्टर ने सुरक्षित रहने के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अब पता नहीं वो कहाँ होगी। पीछे जाओ, शायद कुछ सुराग मिल जाए। कुछ ट्रैकर भेजो और उसका पता लगाओ। बूढ़े की नज़र अब भी फैंगमिन से हटी नहीं। लड़की, अगर मुझसे झूठ बोला तो मैं कभी भी लौटकर तुम्हें सबको नर्क भेज दूंगा। वो आसमान में उड़ गया। बाकियों ने भी जाते जाते 6 सुंदर लड़कियों को आखिरी बार देखा और चले गए। खतरा टल जाने के बाद भी लड़कियां मायूस नजर आ रही थीं। कपड़े पहनकर और रिंग उठाते हुए फैंगमिन ने ठंडी हंसी दी। ये लो जो चाहिए, आकर ले जाओ बूढ़े कमीने। सीनियर सिस्टर, क्या वो सच में चले गए? क्या वापस आएंगे? एक लड़की अभी भी डर के मारे कांप रही थी। फैंगमिन गंभीर हो गई। हाँ, जब उसे पता चलेगा कि जूनियर सिस्टर के पास पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप नहीं है तो जरूर वापस आएगा। बहनों, हम मिस्ट सिटी की तरफ घूमेंगे। रास्ते में अपनी एनर्जी का जरा भी निशान मत छोड़ना ताकि वो हमें ढूंढ न सकें। हाँ, हेड सीनियर सिस्टर। सबने हाथ जोड़ दिए, लेकिन एक लड़की झिझकते हुए बोली, लेकिन छोटी जूनियर सिस्टर का क्या? जब वो उसे ढूंढ लेंगे तो? वो उसकी समस्या है। या तो हम उन्हें उसके पीछे भेजते या हम यहीं मर जाते। तुम क्या चाहोगी, उसकी मौत या हमारी? फैंगमिन की ठंडी नज़र ने उसे चुप करा दिया। उसके होठों पर एक निर्दयी मुस्कान थी। पिछले दिनों का सारा गुस्सा जैसे उतर गया हो। लड़की, तुम्हारी कमी कोई महसूस नहीं करेगा। 5 दिन बाद एक लड़की अपनी पीठ पर एक दुबले यंग मैन को लिए हुए बिल्कुल अलग रास्ते से जा रही थी। उड़ते उड़ते उसने चिंता जताई, जुओ फैन, मिस्ट सिटी इसी रास्ते पर है ना? हमें अब तक बाकियों से मुलाकात क्यों नहीं हुई? चिंता मत करो, मेरी डायरेक्शन सेंस बिल्कुल परफेक्ट है। जुओ फैन ने मुस्कुराकर उसकी प्यारी और चिंतित शक्ल को देखते हुए दिल में एक नरम सी गर्माहट महसूस की। परफेक्ट डायरेक्शन? हाँ, सीक्रेट डोमेन में इतने सालों से घूम रहा हूं कि इसे अपनी हथेली की तरह जानता हूं। ये बात अलग है कि मैं गलत रास्ता ले रहा हूं। उन थर्ड व्हील्स के पास जाने से अच्छा है कि ये दुनिया बस हम दोनों के लिए हो। हा। पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन लड़कियों का कोई अता पता नहीं था। छू किंगचिंग हाफते हुए, थकी सांसों के साथ जुओ फैन को उठाए हुए आगे बढ़ रही थी। उसके मासूम दिल में चिंता इस कदर छाई हुई थी कि वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी थी। भले ही वो जेनेसिस स्टेज की एक्सपर्ट थी, लेकिन इतना लंबा सफर उसके शरीर पर असर डाल रहा था। जुओ फैन को थोड़ा अपराध बोध हुआ। उसने उसका पसीना पोंछते हुए कहा, किंगचेंग, मेरी टांग अब ठीक हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लें। नहीं, मुझे अभी अपने सीनियर सिस्टर्स तक पहुंचना है। हम रुकेंगे तो और पीछे रह जाएंगे। छू किंगचेंग जिद पर अड़ी हुई थी। तुम उन्हें कभी पकड़ नहीं पाओगी, कम से कम गलत रास्ते से तो बिल्कुल नहीं। जुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी। किंगचेंग, फर्क क्या पड़ता है अगर हम उन तक न भी पहुंच पाए? वो तुमसे तेज हैं, तुम चाहो भी तो पकड़ नहीं पाओगी। क्या तुम मिस्ट सिटी में उनसे नहीं मिलने वाली हो? वहां मिलना है तो आराम से चलो। लेकिन ये तो मेरा पहली बार सेक्ट के बाहर आना है। मुझे मिस्ट सिटी का रास्ता कैसे पता होगा? इस तरह की आसान चीज के लिए मैं हूं ना। मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। छू किंगचेंग ने पीछे मुड़कर देखा। क्या तुम जड़ी बूटियों की तलाश में बाहर नहीं निकले थे? तुम्हें मेरी वजह से मिस्ट सिटी तक मुझे पहुंचाने में दिक्कत तो नहीं होगी? जुओ फैन हंस पड़ा। इसमें दिक्कत क्या है? मैं तो बस एक आवारा हूं। हम मिस्ट सिटी चलेंगे, फिर लौटते वक्त तुम मुझे रास्ते में उतार देना। तो फिर धन्यवाद। किंगचेंग के गाल हल्के गुलाबी हो गए। उसे लगा वापसी में भी उसे उठाकर ले जाना पड़ेगा, लेकिन उसके दिल को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। जुओ फैन मुस्कुराया। उसकी सांस उसके कान के पास गुदगुदी कर गई। क्या तुम मुझे उठाना नहीं चाहती? छू किंगचेंग ने और ज्यादा लाल होते हुए सिर हिलाया। तो फिर मुझे जिंदगी भर उठा के रखोगी? ये बात जुओ फैन ने एक गहरी और भावुक आवाज में कही। छू किंगचेंग कांप गई। उसका दिमाग एकदम खाली हो गया और वो उन काले और नरम आंखों में देखने लगी। उसे समझ ही नहीं आया कि जुओ फैन ने अचानक ये इजहार क्यों कर दिया। जुओ फैन ने बस मोहब्बत से उसकी ओर देखा, फिर झुककर उसके होठों को छू लिया। छू किंगचेंग एकदम जड़ हो गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उस अजनबी लेकिन जाने पहचाने मर्दाना एहसास से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक झटके के साथ दोनों जमीन पर गिर पड़े।
दोनों के गिरने से जमीन में 2 मीटर चौड़े गड्ढे बन गए। छू किंगचेंग अपने गड्ढे से घबराई और लाल चेहरे के साथ बाहर निकली और देखा कि ज़ुओ फैन अपने गड्ढे के किनारे को पकड़कर उठा हुआ था। तुम फिर से मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, माफ करना, मैं रोक ही नहीं पाता। हाँ। ज़ुओ फैन ने सिर खुजाया, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। बस हंसते हुए कहा, चूंकि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है तो क्यों न तुम भी ले लो। मैं तो तुम्हें 10 मिनट तक चूमने भी दे दूंगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। हाँ, तुम कितने बेहूदे हो। छू किंगचेंग ने उसे घूरा और आगे बढ़ गई। मैं तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। किंगचेंग, मत जाओ, तुम्हें रास्ता नहीं पता, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं किसी से पूछ लूंगी। हुम्फ। ज़ुओ फैन हल्की हंसी के साथ आगे का रास्ता दिखाने लगा, लेकिन छू किंगचेंग ने अब इस शरारती लड़के पर भरोसा खो दिया था। गुस्से में उड़कर आसमान में चली गई। ज़ुओ फैन ने सिर खुजाते हुए सोचा, क्या मैंने जल्दीबाजी कर दी? लगता है लड़कियों को पाना इतना आसान नहीं। मैं समझ नहीं पाता कि किंगचेंग ने 10 साल तक कैसे मेरा इंतजार किया और इतनी कड़वाहट सहन की। अब शायद मैं भी वही भुगत रहा हूं, क्योंकि इस बार पीछा मैं कर रहा हूं। ज़ुओ फैन ने लंबी सांस छोड़ी। चलो देखते हैं अगली मुलाकात में कौन सा तरीका अपनाऊं। पिछली बार तो मैं एक चील के चंगुल में फंसा था, तो वो तरीका तो नहीं चलेगा। मैं बोन टेम्परिंग स्टेज में हूं, तो यूं ही उसके पीछे नहीं जा सकता। ज़ुओ फैन लड़कियों को फंसाने के अपने हथकंडे सोच ही रहा था कि काले धुएं जैसी परछाइयां उसके ऊपर से गुजरी और आसमान ढक लिया। उसकी मामूली कल्टीवेशन की वजह से इन ताकतवर लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ज़ुओ फैन का चेहरा गंभीर हो गया। उनकी उड़ान की दिशा देखकर उसने कहा, ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? किंगचेंग अकेली है, तो इन्हें तो उन लड़कियों के पीछे होना चाहिए था, उनका सामान लेना था और निकल जाना था। फिर ये यहाँ क्यों आए हैं? क्या मुझ पर इल्ज़ाम लगाने? ज़ुओ फैन अगले ही पल गायब हो गया। धत, इनके साथ तो एक एम्परर भी है, अब मैं छिप नहीं पाऊंगा। छू किंगचेंग गुस्से में उड़ते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी, निकृष्ट, घटिया ज़ुओ फैन, तुम बस मेरा मजाक उड़ाना जानते हो। सीनियर सिस्टर सही कहती थी, मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सबके सब बुरे होते हैं। धड़ाम। एक जोरदार धमाका हुआ, फिर एक डरावना दबाव उसके ऊपर गिरा और उसे जमीन पर पटक दिया। और भी बड़ा धमाका हुआ और आधा मील चौड़ा गड्ढा बन गया। धूल का गुबार फैल गया। छू किंगचेंग ने खून उगला और उसका चेहरा पीला पड़ गया। काले कपड़ों में कुछ आदमी उसकी नज़र में उतरे। उनके आगे एक बूढ़ा खड़ा था। यही है, दिखने में तो कुछ खास नहीं, लेकिन इसने 2 दर्जन लोगों को मार डाला। क्लैनहेड, इसकी कल्टीवेशन से धोखा मत खाइए, ये एक अजीब किस्म की लड़की है, पिछले नेता ने उसके कान में फुसफुसाया। छू किंगचेंग ने कमज़ोर चेहरे से कोशिश की, लेकिन फिर से खून खांस दिया। तुम फिर से? लड़की, पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप सौंप दे, नहीं तो तुझे मौत से भी बदतर सजा दूंगा। पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप? छू किंगचेंग हैरान थी। मेरे पास वो नहीं है, लेकिन अगर होता तो भी मैं रूबी क्लाउड सेट का खजाना कभी नहीं देती। बूढ़ा हंसा, बहुत अच्छा। छू किंगचेंग को पेट में एक जोरदार लात पड़ी। वो झटके से उछली और खून के साथ अपने अंदरूनी अंग भी उगलने लगी। कितनी कमजोर, बस जेनेसिस स्टेज। बूढ़ा भौहें चढ़ाते हुए पीछे देखने लगा। क्या यही वही है जिससे तुम लोग इतने डरे हुए थे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उस आदमी का चेहरा तन गया। उसने सिर झुका लिया। क्लैनहेड, शायद आज ये अपने असली रूप में नहीं है, जैसे कोई दीवार पर चढ़कर फंस जाए। बूढ़े ने उसे जोर से मारा। तुम्हें ये मजाक लगता है? बूढ़े ने नाक चढ़ाई। दूसरा आदमी सिर झुकाए मन ही मन छू किंगचेंग को कोस रहा था। कमबख्त लड़की, थोड़ी तो ताकत दिखा दे ताकि मैं क्लैनहेड को साबित कर सकूं कि हमारा मिशन असफल होने की कोई ठोस वजह थी, वरना तो मैं बस बेइज्जती झेल रहा हूं। अब तो हमारी नाकामी साबित करने का कोई तरीका ही नहीं बचा। मैं बाद में तुमसे निपटूंगा। बूढ़े ने उसे घूरा, फिर छू किंगचेंग की ओर बढ़ा। पुराना नेता मारे हुए कुत्ते की तरह लग रहा था, मानो रोने वाला हो। बूढ़ा लड़की के सामने पहुंचा और पैर उठाया। लड़की, तुमने मेरे आदमियों को मारा है तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो तो पहले तुम्हारा सिर फोड़ूंगा, फिर तुम्हारे शरीर से खजाना ढूंढूंगा। बूढ़े ने पांव पटका। एक भयानक दबाव उसके चेहरे पर आ गिरा, जो पक्की मौत का संकेत दे रहा था। छू किंगचेंग को लगा उसका कमजोर शरीर और भारी हो गया है, दिल डूबने लगा है। क्या मैं मरने वाली हूं? इतने सारे काम हैं जो मैं करना चाहती हूं। मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि मैं किस लिए जी रही हूं। तो कैसे? धड़ाम। उसने आंखें बंद कर लीं। तभी बूढ़े ने उसके सामने 1 मील चौड़ा गड्ढा बना दिया। धूल छटते ही बूढ़ा कांप गया। उसका सिर किसी दूसरी दिशा में घूम गया और वो चिल्लाया, कौन है वहां? जहां जा रहे हो वहां नाम जानने की जरूरत नहीं। धूल में एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी आवाज ठंडी और डरावनी थी। ऐसे अपराधियों का भी दिल डर से सिमट गया जिन्हें गंदे काम करने की आदत थी। सभी के सिर उस दिशा में मुड़े जहां से हवा चली थी। सबके चेहरे पर तनाव था, यहां तक कि बूढ़ा आदमी भी सतर्क हो गया और अपना बढ़ा हुआ कदम पीछे खींच लिया। जब धूल का गुबार छटा तो सबने देखा एक दुबला पतला आदमी बेहोश सी हो चुकी छू किंगचेंग को थामे खड़ा था।
काले कपड़ों वाले लोग हक्का बक्का रह गए। मन ही मन बोले, उसने क्लैन हेड की नाक के नीचे से उसे बचा लिया और हमें पता तक नहीं चला। कोई बोला, ये तो सच्चा उस्ताद है। बूढ़े की आंखें चमकी, धीमी आवाज में बोला, कम से कम अब तो इस सफर का मजा आ गया, कोई तो है जो मेरा सामना कर सकता है। जुओ फैन ने छू चिंगचेंग के बेहोश चेहरे को देखते हुए काला सा चेहरा बनाया, फिर बाकी की तरफ मुड़ा। बूढ़े, तुम तो जैसे मरने की जल्दी में हो जो इसके पीछे पड़े हो। हम्फ, नकली अकड़ू, मानता हूं कि तुम्हारे पास किसी को मेरी मार से बचाने का हुनर है, मगर एक बेहोश लड़की का बोझ उठाकर तुम कर भी क्या लोगे। बूढ़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ घमंड से खड़ा था, मगर तभी उसे तलवार की लहर जैसी आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते 10 स्पिरिट किंग्स चिथड़े चिथड़े हो गए। मन ही मन सब दंग रह गए, ये कितनी तेज है। सबके चेहरे डर से सफेद पड़ गए। बूढ़ा भी वहीं जम गया, यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देख लिया। उसने सोचा, इसकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी तेज कैसे हो सकती है कि मैं देख भी ना पाया। ये तो स्वॉर्ड एम्परर आओ चैंगटियन की इंपीरियल स्वॉर्ड विंड से भी आगे है। तुम आखिर हो क्या? पहली बार बूढ़े की आवाज में डर साफ झलकने लगा। जुओ फैन मुस्कुराया, तभी काले कपड़ों वाला पूर्व नेता चीखा, अब समझा, क्लैन हेड पहले हमें मारने वाला ये था, लड़की नहीं। ये तो दरिंदा है। उसका सिर तरबूज की तरह 2 टुकड़ों में बट गया। जुओ फैन मुस्कुराया, किसने भेजा तुम्हें और क्यों? मौत जैसी खामोशी में बस गले उतरने की आवाज आई। बाकी सब डर के मारे क्लैन हेड की तरफ देखने लगे कि अब क्या करें। बूढ़ा पसीने पसीने हो गया, कोई रास्ता सोचने लगा। जुओ फैन ने सिर हिलाया, जब जवाब नहीं दे सकते तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। हेवन सीलिंग सॉर्ड आर्ट स्पेस सील। जुओ फैन ने हाथ झटका और जगह पर ठंडा सा नूर छा गया। बाकी सब एकदम जकड़ गए। ये क्या स्पिरिट किंग है? सबका दिल जोर से धड़कने लगा। एल्डर का चेहरा गंभीर हो गया। एक एम्परर होते हुए भी उसका बदन मुश्किल से हिल पा रहा था। उसे अब असली खतरा महसूस हो रहा था। वो सोचने लगा, ये तो साधारण स्पिरिट किंग नहीं जो दूसरे स्पिरिट किंग्स और यहां तक कि एक एम्परर को भी रोक सके। ये आखिर है कौन? मैंने सीक्रेट डोमेन में कभी इसके बारे में क्यों नहीं सुना? जुओ फैन मुस्कुराया, तो अब बोलने का मन है या चुप रहोगे और मिट्टी में मिल जाओगे कि पहचान भी न बचे? किसने कहा था कि ये मुझे बोझ बना रही है? तुम्हारे जैसे लोगों के सामने तो मुझे पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं। हा हा हा। जुओ फैन ने 2 उंगलियां निकाली, उनकी नोक पर भयानक ताकत उमड़ने लगी और हवा मरोड़ खाने लगी। रुको। बूढ़ा घबराकर चिल्लाया, मैं बोलूंगा। मुझे नहीं लगता कि हुजूर रूबी क्लाउड सेक्ट से हैं और ये भी नहीं जानता कि आप इसमें क्यों पड़े और शायद आप मुझे ये बताएंगे भी नहीं। लेकिन फिर भी कोई भी 8 एम्परर्स के मसले में दखल देना नहीं चाहता, मेरा ख्याल है। जुओ फैन ने सिर हिलाया। बूढ़ा उसकी प्रतिक्रिया से थोड़ा ढीला पड़ा। हम डेमोनिक एम्परर के अधीन हैं। रूबी क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स को पकड़ने और पर्पल गोल्ड ग्लेज्ड कप लेने का आदेश मिला था। मिस सिटी में होने वाले खजाने की नीलामी में नेदर सी का नक्शा बिकने वाला है, जो नेदर सॉवरेन के घर का रास्ता बताता है और सॉवरेन या कम से कम सेंट बनने का मौका देता है। अगर रूबी क्लाउड सेक्ट का खजाना छीन लिया जाए तो वो बोली में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और हमारे लिए एक प्रतिद्वंदी कम हो जाएगा। ओ, यही तो मैं भी सोच रहा था। जुओ फैन ने सिर हिलाया और हाथ झटकते ही वो भयानक ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। जो जमे हुए लोग थे वो छूते ही धूल बन गए। 50 के 50 उस्ताद वहीं खत्म हो गए। बूढ़ा गुस्से से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? मैंने सब बता दिया तो भी क्यों? तुमने बताया, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम्हें छोड़ दूंगा? जुओ फैन ने खतरनाक हंसी हंसी, किंगचेंग को चोट पहुंचाकर भी तुम जिंदा रहने की सोच रहे हो? हाँ। बूढ़े ने दांत पीसे, आंखें खून सी लाल हो गईं, ये बकवास है। मैं तो तुम्हारे साथ लड़ाई टालना चाहता था ताकि फालतू के नुकसान से बच सकूं। क्या सच में सोचा कि मैं, एक एम्परर, किसी मामूली स्पिरिट किंग से डरूंगा? बूढ़ा कांपते हुए जमे हुए दायरे से बाहर निकल गया। उसने हाथ जोड़े और सुनहरी रोशनी फूटने लगी। इंपीरियल मार्क गोस्ट स्केलेटन। वो सुनहरी रोशनी और तेज हुई और उसके चारों तरफ सैकड़ों मीटर ऊंचा कंकाल खड़ा हो गया। रोशनी सिमटकर आसमान में चारों तरफ से घेरने वाला मुहर का आकार बन गई, जिसमें बूढ़ा और कंकाल दोनों घिर गए। जुओ फैन ने ठंडी निगाहों से सब देखा और हल्की मुस्कान दी। ये एम्परर की खास कला थी, जिसमें अपनी सोल और स्पेस पर पकड़ से इंपीरियल मार्क बनाते हैं, जो किसी भी स्पेस के नियम को तोड़ देता है और कोई रोक नहीं पाता। एक बार मुहर गिरने पर जमीन फट जाती और कोई स्पिरिट किंग उसका सामना नहीं कर पाता। सोल का असली रूप भी इसमें पूरी ताकत से नजर आता। बूढ़े की सोल एक भूतिया कंकाल थी जो यिन नेचर की थी, जिससे आत्माओं पर इसका असर और भी भयानक हो जाता। जैसे ही वो सुनहरी मुहर बनी और चारों तरफ नूर फैल गया, जुओ फैन के दिमाग में अजीब भूतिया चीखें गूंजने लगीं। वो एक पल को लड़खड़ा गया। बस एक स्पिरिट किंग। तुम स्पेस को काबू कर सकते हो, मगर इंपीरियल हेवनली ब्रिलियंस का सामना कर सकते हो क्या? बूढ़ा खून का प्यासा था, चिल्लाया, सड़े हुए कीड़े, अभी तेरे दिमाग पर धुंध छाई है, मैं तुझे मसल कर रख दूंगा। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम। जुओ फैन की बाईं आंख में काली लौ जल उठी और सोल के भीतर गहरे थंडर फ्लेम्स फूट पड़े।
सुनहरी रोशनी पर अचानक आई काली अंधियारी छा गई, जिसने सब मिटा दिया और जुओ फैन की आंखें चमकने लगीं। आसमान में आती सुनहरी मुहर को देखते हुए जुओ फैन मुस्कुराया। हम्फ, इंपीरियल मार्क अजेय हो सकती है, मगर मेरी थंडर फ्लेम के आगे ये भी टिक नहीं सकती। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकेंड स्टेज, थंडर फ्लेम वॉइड एनाहिलेशन। एक भयानक काली लपट की किरण सुनहरी मुहर पर जा लगी। बूढ़ा दहशत से चीखा, ये क्या है? काली लपटों ने मुहर को चीर दिया और वॉइड एनाहिलेशन की ताकत से उसमें सैकड़ों मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा छेद बना दिया। बूढ़ा खून उगलकर पीला पड़ गया, क्योंकि इंपीरियल मार्क उससे जुड़ा था और उसका टूटना उसे भी चोट पहुंचा रहा था। और तो और वो काली थंडर फ्लेम्स बस छेद करके नहीं रुकी, बल्कि बाकी को भी खाती चली गईं। आत्मा तक को चीर देने वाले दर्द से बूढ़ा जानवरों की तरह चीखने लगा। ये दर्द इतना भयानक था कि कोई भी पागल हो जाए। वो बार बार रहम की भीख मांगता रहा, मगर जुओ फैन बस किनारे खड़ा देखता रहा जब तक कि मुहर पूरी तरह जलकर खत्म नहीं हो गई। बूढ़ा अपनी आखिरी सांस तक चीखता रहा। उसका चेहरा विकृत और डरावना हो चुका था। ये मौत इतनी भयानक थी कि कोई दुश्मन को भी ऐसी मौत न दे। मैंने तुम पर डेसिमेटिंग सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे तुम्हारा शरीर सही सलामत चाहिए था। जुओ फैन मरे हुए विकृत शरीर के पास गया, हल्की हंसी हंसा, फिर उंगली हिलाई और एक सिर उसके हाथ में आ गिरा। बारिश ने पूरी जमीन को भिगो दिया था। खून और गंदगी बहकर पूरी तरह मिट गई थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बस हवा में अब मिट्टी की ताज़ा खुशबू घुली हुई थी। एक नम गुफा के अंदर, जहां टपकते पानी की बूंदें पत्थरों से गिर रही थीं, पत्थर के बिस्तर पर लेटी लड़की धीरे धीरे होश में आई और बड़बड़ाई, मैं कहाँ हूँ? अरे ओ किंग चिंग, जाग गई क्या? जुओ फैन के चेहरे पर चमक आ गई। हंसते हुए बोला, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार मैंने ही तुम्हें बचा लिया। अब तो तुम्हें मुझे जीवन भर का साथ देने की कसम खानी चाहिए ना? हा हा हा, तुमने मुझे बचाया। छू चिंगचेंग हैरान थी, दिमाग में धुंधली यादें टटोल रही थी। फिर अचानक सब साफ हो गया और उसने शक भरी नजरों से जुओ फैन को देखा। तुमने मुझे कैसे बचाया? वहां तो एक एम्परर था और कई स्पिरिट किंग्स भी थे। एम्परर स्पिरिट किंग्स? जुओ फैन ने कंधे उचकाए, बिल्कुल मासूम चेहरा बनाते हुए बोला, मैंने तो किसी को नहीं देखा। क्या तुमने मुझे छोड़ नहीं दिया था? मैं तो जमीन पर तुम्हारा पीछा कर रहा था, तभी तुम्हें बेहोश पड़ा देखा। बस तुम्हें उठाकर यहां ले आया ताकि देखभाल कर सकूं। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। छू किंगचेंग की आंखों में धुंध सी छा गई। अजीब है, वो लोग तो इतने बेरहम थे, मुझे मार डालना चाहते थे। मुझे अब भी याद है, एक पैर मेरे सिर पर पड़ने ही वाला था, तभी मैं बेहोश हो गई थी। क्या उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके पास वो चीज़ नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी? छू किंगचेंग ने सवालिया नज़रों से जुओ फैन की ओर देखा। जुओ फैन ने बस कंधे उचकाए और मासूम मुस्कान दी। छू किंगचेंग ने बहुत देर तक सोचा, पर कोई वजह समझ नहीं आई। उसने मान लिया कि शायद किस्मत ने साथ दिया है जो जिंदा निकल आई। अब बस उसे अपनी सीनियर सिस्टर्स से मिलना था। जैसे ही वो उठी, उसकी कमर में दर्द उठा और वो फिर बैठ गई। जुओ फैन तुरंत उसके पास पहुंचा। क्या हुआ किंगचेंग? धीरे धीरे चलो, मेरे कुछ गहरे घाव हैं, मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूं। छू किंगचेंग ने दर्द से मुंह बनाया और अपनी अंगूठी से एक लाल गोली निकाली। उसे खाकर उसने लंबी सांस ली। अब तो गनीमत होगी अगर समय पर मिस सिटी पहुंच गई, बाकी औरों से तो मिलने की उम्मीद ही छोड़ दो। जुओ फैन मुस्कराया, आंखों में सोच की चमक थी। क्या तुम मुझे भूल गई हो? पिछली बार तुमने मुझे उठाया था, अब मैं तुम्हें उठाऊंगा। हाँ, जब तुम उड़ नहीं सकती तो मेरा दौड़ना यहां बैठकर फंसे रहने से तो बेहतर है ना? छू किंगचेंग हल्के से चीख पड़ी जब उसने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया। जुओ फैन ने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। अरे, मेरी बीवी की खुशबू तो सबसे अलग है। मैं इसे अपनी यादों में ऐसे बसाऊंगा कि आखिरी दिन तक साथ रहे। छू किंगचेंग ने उसके सिर पर हाथ मारा, चेहरा लाल होकर बोली, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं। हो तुम? बदतमीज। शायद अभी नहीं, लेकिन जल्द ही होगी। तुम मुझसे बच नहीं सकती। हे। जुओ फैन ने उसके नरम पैरों को थाम कर ऊपर उठाया, जिससे छू किंगचेंग फिर हल्की सी चीख पड़ी और वो चलने लगा। छू किंगचेंग ने गुस्से से उसे देखा, पर न जाने क्यों दिल उसके खिलाफ नहीं जा पा रहा था। उसकी चौड़ी पीठ जैसे कह रही थी, बस सिर टिकाकर आराम कर लो। मगर एक मजबूत लड़की होने के नाते उसने उस ख्याल को अपने हौसले से दबा दिया, भले दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जुओ फैन ने चलते चलते उसकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू किया। किंगचेंग, तुम्हें ये नाम किसने दिया? बड़ा प्यारा है, जैसे किसी रानी या अद्वितीय सुंदरी का नाम हो। क्या ससुर जी का नाम छू है? बस करो ये बेवकूफ़ी। छू किंगचेंग ने फिर लाल होकर भी जवाब दिया। मास्टर ने नाम रखा था जब उन्होंने मुझे अपनाया। मैंने सुना है जमीन उनके रास्ते में धंस गई थी और वहां ये अक्षर दिखाई दिए थे। तब मास्टर ने मुझे अपनाया और उन्हीं अक्षरों पर मेरा नाम रखा। अच्छा, ऐसा है? जुओ फैन ने सिर हिलाया। मन ही मन उसने सोचा, मेरे सोल में जो बूढ़ा था उसने मेरे लिए अच्छा इंतजाम किया था।
ताकि मैं चिंगचेंग को ढूंढ सकूं। उसने उसके जन्म की पहचान के सुराग छोड़ दिए थे, लेकिन और तुम्हारे माता पिता, क्या मास्टर ने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? चू किंगचेंग ने सिर झुका लिया। आह भरते हुए बोली, मास्टर ने कहा मेरा कोई नहीं है। उन्होंने मुझे अकेले ही पाया था। हमेशा मन करता था कि जब सेक्ट छोड़ूंगी तो अपनी पहचान तलाशने निकलूं। कोई अंदाजा है कहाँ से शुरू करोगी? चू किंगचेंग ने सिर हिला दिया। जुओ फैन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत योजना बदल ली। तो ये मुझ पर छोड़ दो, मैं साफ साफ सब ढूंढ दूंगा। तुम्हें भरोसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं? जुओ फैन ने भौं उठाकर मुस्कुराया। मैं कई सालों से दुनिया घूम रहा हूं। ताकत में जहां कमी है वहां जानकारी में पूरी भरपाई करता हूं। मुझे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ब्रोकर नहीं कहते। कोई भी अफवाह या किस्सा हो, चाहे कितना भी पुराना या अजीब हो, मैंने सुना है। डिमोनिक एम्परर की गद्दारी हो या इंचांटिंग एम्प्रेस की सदियों पुरानी मोहब्बत की कहानी, मुझे सब पता है। चू किंगचेंग ने उसे जोर से मारा। मेरी मास्टर के बारे में गलत मत बोलना। मैं क्यों बोलूंगा? अब भले ही वो बूढ़ी हो गई है, पर पहले तुम फिर कह रहे हो। ठीक है, रुक गया। कौन है जिसने जवानी में कभी जल्दबाजी और गलतियां नहीं की हों? जुओ फैन ने मुस्कुराते हुए कहा, पर अंदर से उसका मन भारी था। ये बुढ़िया इतनी खास क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। बस किंगचेंग को सेक्ट में लाकर पाला। अच्छा होगा कि मैं अपने लोगों से 100 साल पहले की बातों का पता लगवाऊं। जुओ फैन चुपचाप चलता रहा, दिमाग में अलग सोच। चू किंगचेंग ने उसकी खामोशी देखी और पूछा, नाराज हो? अरे नहीं, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। जुओ फैन मुस्कुराया। चू किंगचेंग के चेहरे पर चमक आ गई। दिल धड़कने लगा। उसने खुशी में अपना सिर उसकी पीठ पर रख दिया। मन पूरी तरह शांत और सुखी हो गया। जुओ फैन ने उसका ये रूप देखा और खुद भी संतुष्ट हुआ। 7 दिन तक जुओ फैन ने चिंगचेंग को पीठ पर उठाए रखा, जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो गई। अब वो खुद भी चल सकती थी, लेकिन इन कुछ दिनों में उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया था। ऊपर से जुओ फैन का बार बार साथ चलने का जोर, तो उसने आधे मन से ही सही मान लिया। इसके बाद रास्ते में वो उसे उड़ाकर लेकर जाने लगी। 3 महीने बाद दोनों मिस्ट सिटी के दरवाजे पर पहुंचे। दोनों हाथों में हाथ डाले रौनक से भरे शहर में दाखिल हुए। किंगचेंग की नजरें हर तरफ दौड़ रही थी। हर चमकदार और प्यारी चीज उसे हैरान कर रही थी। ये उसका पहली बार सेक्ट से बाहर निकलना था। जुओ फैन तो सामान्य दिख रहा था, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। किंगचेंग मिस्ट सिटी सेक्रेट डोमेन का जुआ खेलने वाला शहर माना जाता है। यहाँ हर गली कोने पर जुआ चलता है। शहर के बीच में ट्रेजर होर्डिंग पैलेस है, जो सारे जुए के अड्डों में सबसे बड़ा है। जिस खजाने के सौदे के लिए तुम आई हो, वो भी यहीं होगा। ये जुआ खेलने वाला शहर है। क्या ये 7 ट्रेजर्स सेक्ट का इलाका नहीं है, जहां सौदे होते हैं? लेकिन सेक्ट लीडर एक मशहूर जुआरी है, जिसे गैम्बलिंग एम्परर कहा जाता है। उसके साथ सौदा करना मतलब जुए जैसा है। या तो तुम हारो या वो हारेगा। बराबरी जैसी कोई चीज यहां नहीं। चू किंगचेंग ने हैरानी से कहा, कोई बराबरी नहीं? फिर कौन बेवकूफ उसके साथ जुआ खेलेगा? और जब वो 8 एम्परर्स में से एक है, तो उसके खिलाफ जीत भी कौन सकता है? जुओ फैन मुस्कुराया। असली जुआरी जानता है कब हार माननी है। अगर जीतने की उम्मीद ही न हो तो कोई उसके साथ जुआ नहीं खेलेगा, और अगर उसके पास खेलने वाला ही न हो तो वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गैम्बलिंग एम्परर बस किस्मत पर छोड़ देता है। चाहे कितना भी घाटा हो, वो कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता। यही जुए का असली नियम है। अगर उसने इसे तोड़ दिया तो कोई उसके शहर में कदम नहीं रखेगा। चू किंगचेंग ने सिर हिलाया और आंखों में चमक आ गई। जुओ फैन, क्या तुमने कभी उसके साथ जुआ खेला है? हाँ, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो तुम्हारे जैसे के साथ क्यों खेलेगा? और तुम्हारे पास तो वैसा कुछ भी नहीं होगा जो उसके काम का हो। अरे खेला है। जुओ फैन की आंखें चमकी। मैंने एक हेवन ग्रेड कल्टिवेशन मेथड दांव पर लगाकर उसके हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट के लिए खेला और जीत गया। वो 3 दिन तक रोता रहा, फिर मुझे मार्शल आर्ट दी। चू किंगचेंग ने उसे लंबी नजर से देखा। एक बोन टेम्परिंग कल्टिवेटर हेवन ग्रेड कल्टिवेशन मेथड लगाकर हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट के लिए जुआ खेले और जीत जाए। अगर शेख ही मारनी है तो कम से कम यकीन लायक तो बोलो। उसके मन को पढ़ते हुए जुओ फैन ने उसकी आंखों में देखा और फिर हंस पड़ा। किंगचेंग, यकीन नहीं होता तुमने मान भी लिया। मैं न रहूं तो कोई तुम्हारे सारे स्पिरिट स्टोन्स ठग लेगा। हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। चू किंगचेंग ने मुंह खोला, फिर गुस्से में उसे दौड़ाने लगी। जुओ फैन ने भी खेल में साथ दिया और इस नायाब पल का आनंद लिया। सीनियर आंट मी। चू किंगचेंग डर के मारे उछल पड़ी, घबराहट में पीछे देखने लगी जहां से आवाज आई थी, और फिर ऐसे जम गई जैसे कोई बच्चा गलती करते हुए पकड़ा गया हो। 50 के करीब उम्र की एक औरत आगे आई, मिड स्टेज एम्प्रेस, तेज नजरों और फीके चेहरे वाली, सादा कपड़े पहने हुए। वो गुस्से से दोनों की तरफ देख रही थी। कदमों में दबदबा था। उसका ये तेवर लड़कियों पर तो असर डालता था, मगर जुओ फान जैसे पुराने चालाकों पर नहीं। जुओ फान ने मन ही मन बुरा भला कहा, मेई सांगू अभी तक जिंदा है? क्या मुसीबत है? मेई सांगू उनके पास पहुंची और उसकी निगाहें चू किंगचेंग से हट ही नहीं रही थीं।
उसके पीछे फांग मिन और बाकी लड़कियां थीं, साथ में एक यंग मैन भी। उसने झुओ फान के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए डांटना शुरू कर दिया, छिंगचेंग, ये कौन है? तुम रूबी क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल हो और दिन दहाड़े किसी मर्द के साथ घूम रही हो? ये तो बदनामी है। सीनियर आंट वो चू छिंगचेंग शर्मा गए, नाम तक नहीं बता पा रही थी। फांग मिन बीच में कूद पड़ी और हमेशा की तरह हालात और बिगाड़ दिए। सीनियर आंट, ये वही गुंडा है जिसे हमने जंगल में जड़ी बूटियां खोजते हुए देखा था कुछ महीने पहले। ये कुछ खास नहीं, लेकिन लगता है काफी स्मूथ टॉकर है, जो जूनियर सिस्टर को मना लिया और यहां तक ले आया। जूनियर सिस्टर, अगर तुम्हें आदमी चाहिए था तो तुम्हारा टेस्ट तो बहुत खराब है। आखिर कर क्या रही हो तुम ऐसे किसी के साथ? हा हा हा। बाकी लड़कियां भी उसकी बात पर हंस पड़ीं। सीनियर सिस्टर, तुम गलत समझ रही हो। वो चू छिंगचेंग जल्दी समझाने लगी, मगर बात अटक गई। मेई सांगू ने सख्त लहजे में कहा, छिंगचेंग, ये सब क्या है? साफ साफ बताओ। तुम्हें अपने मास्टर की उम्मीदों का पता है, ऐसे ही सब बर्बाद मत कर दो। सीनियर आंट, मैं सीधे बता दो सबको। जब चू छिंगचेंग बार बार हकलाने लगी तो झुओ फान ने बीच में उसका हाथ पकड़ लिया और ऐलान कर दिया, माफ कीजिए, लेकिन अब ये मेरे साथ है और आप सब बेहतर होगा इसे अच्छा व्यवहार दे, वरना। सब चौंक गए, दिल जोर से धड़कने लगे। मेई सांगू को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। छिंगचेंग, तुमने पहले ही। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। चू छिंगचेंग का चेहरा लाल हो गया। उसने झुओ फान को घूरा, तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी नहीं हूं। सबको झूठ बोलना बंद करोगे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि मुझे यूं शर्मिंदा कर रहे हो? झुओ फान ने कंधे उचका दिए, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा। तुम पहले से ही मेरी थी, आज हो और हमेशा रहोगी। कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। चू छिंगचेंग ने उसे लंबी नजरों से देखा। चेहरा अभी भी लाल और परेशान था, लेकिन उसके इस साहसी ऐलान ने उसके दिल को छू लिया। फांग मिन ठठाकर हंसी, हा, एक बोन टेम्परिंग सा कीड़ा रूबी क्लाउड सेक्ट की डिसाइपल पर लाइन मार रहा है? तुम्हारे लिए तो मर चुकी लड़की भी फिट नहीं होगी। ये तुम्हारे बस का नहीं है। उसने उस यंग मैन की तरफ देखते हुए कहा, आशेंग, क्या स्वॉर्ड क्लाउड पैलेस के डिसाइपल्स को भी ऐसे कीड़ों से इश्क करने की इजाजत है? युवा मुस्कराया, मगर अंदाज में तिरस्कार था। हम इतने मूर्ख नहीं कि ऐसी बेहूदी हरकत करें। या क्या जूनियर सिस्टर को लगता है कि वो सिर्फ इसी लड़के के लायक है? सही कहा, जूनियर सिस्टर को अपनी कीमत पता होनी चाहिए। हा, फांग मिन ने फिर ताना मारा। चू छिंगचेंग ने सिर झुका लिया, आंखों में आंसू आ गए। मेई सांगू ने कंधे पर हाथ रखा, चलो, तुमने हमें काफी शर्मिंदा कर दिया। लौटकर अच्छी तरह सोच विचार करना। चू छिंगचेंग बिना सोचे उसके पीछे चल पड़ी। झुओ फान ने पुकारा, छिंगचेंग, चिंता मत करना। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मेरे पास आना। मैं तुम्हारे एक बाल को भी छूने नहीं दूंगा। फांग मिन ने फिर चिढ़ाया, लड़के, डर के मारे बस बातें बना रहे हो? इसे हुनर कहते हो? अगर मर्द हो तो अभी सीनियर आंट के हाथ से जूनियर सिस्टर को छुड़ा लो। अरे मैं किससे कह रही हूं? अगर तुमने कोशिश की तो सीनियर आंट तुम्हें जमीन में गाड़ देंगी। हा। झुओ फान ने यंग मैन की तरफ देखा, भाई, आपका नाम जान सकता हूं? वो चौंका, फिर हंसी में बोला, मैं हूं शू झेनशिंग। क्या करना है? कुछ खास नहीं, बस एक सलाह देनी थी। झुओ फान मुस्कुराया, किसी लड़की का दिल जीतना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। तुम्हें वही पकड़ना होगा जो वो सबसे ज्यादा कदर करती है। तुम्हारा तरीका काम नहीं करेगा। हा। वो ये कहकर चला गया और फांग मिन व बाकी लड़कियां हैरान रह गईं। फांग मिन ने पूछा, उसने क्या मतलब निकाला? अरे कुछ नहीं शायद। शू झेनशिंग ने बात टाल दी, लेकिन भीतर से वो चौंक चुका था। वो सोच रहा था, ये आदमी दिखने में तो साधारण है, लेकिन दिल के मामलों में तो मास्टर है। सही कहा, लड़की को वही चाहिए जो वो सबसे ज्यादा चाहती है। असल में उसने अभी थोड़ी देर पहले ही दखल दी थी, ताकि जूनियर सिस्टर दोनों तरफ से परेशान हो जाए और उसके साथ चले। बाद में मौका मिलते ही वो उसे भगा भी सकता था। कमाल का दांव है, लेकिन फायदा क्या अगर वो रूबी क्लाउड सेक्ट के लोगों से लड़ भी नहीं सकता? अगर वो काबिल नहीं तो ये झगड़ा क्यों? और वो लापरवाह या बेवकूफ भी नहीं लगता। शू झेनशिंग समझ नहीं पा रहा था। फांग मिन और बाकी लड़कियां भी उसे अजीब नजरों से देख रही थीं। आशेंग को क्या हो गया है? बस 2-4 बातें सुनकर ही खो गया। गज़ब। मेई सांगू चू छिंगचेंग को लेकर मिस सिटी के एक सराय में आई और वहां उससे पूछताछ की। तुम कह रही हो कि तुम बुरी तरह घायल थी और वो तुम्हें यहां तक लाया और तुम बस रास्ता दिखाने के लिए उसके साथ थी, बस इतना ही? सीनियर आंट, फिलहाल तो यही है। ये फिलहाल का क्या मतलब है? आगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चू छिंगचेंग ने सिर हिलाया और मेई सांगू ने आखिरकार चैन की सांस ली। उम्मीद है छिंगचेंग, तुम ऐसा ही करोगी। तुम मेरी सीनियर सिस्टर की सबसे प्यारी डिसाइपल हो। ऐसा कुछ मत करना जिससे सेक्ट का नाम खराब हो। चूंकि ये बस गलत फहमी थी, हम इसे यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगली बार मर्दों से दूर रहना, समझी? चू छिंगचेंग ने धीमे से कहा। मेई सांगू ने इशारा किया, जाकर 2 दिन आराम करो। 3 दिन बाद एक्सचेंज गैदरिंग शुरू होगी। हमें नेदर सी का नक्शा पाना ही है।
चू छिंगचिंग उदास होकर निकल गई। मेई सांगू ने पीछे से आह भरी लड़कियों का मन मोहब्बत में लगता है। अच्छा होगा हम उन्हें कोई रिश्ता तय कर दे, वरना कोई स्वार्थी आदमी उन्हें छल लेगा। उधर झुओ फान एक हरे जेट स्लिप को पकड़े उसके नक्शे के मुताबिक शहर के बीचों बीच एक बड़े आंगन में पहुंचा जहां 2 जेनेसिस स्टेज के पहरेदार थे। यही है जगह। जैसे ही वो अंदर जाने लगा दोनों पहरेदारों ने रोक लिया। रुक, यहां सिर्फ मिस सिटी के माननीय मेहमान ठहरते हैं, मजदूरों की यहां कोई जगह नहीं। हटो, मैं उन्हीं में से हूं। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसे। कभी किसी बोन टेम्परिंग कीड़े को मेहमान बनते देखा है? मैं लुओ क्लान से हूं, अब रास्ता दो। लुओ क्लान? दोनों थोड़े चौंके, लेकिन तिरस्कार कम नहीं हुआ। बच्चे, हमें डराने की कोशिश मत करो। लुओ क्लान 1 महीने पहले ही माननीय मेहमान बना है। उन्होंने अरबों सीक्रेट स्टोन्स खर्च कर हमारे सिटी लॉर्ड का न्योता पाया है। उनके पास 20 से ज्यादा स्पिरिट किंग है, और तुम कह रहे हो कि तुम उनमें से हो। झुओ फान का चेहरा उतर गया। तो किसी लुओ क्लान के आदमी को बुला लो, सब साफ हो जाएगा। क्या किसी कीड़े को इतने बड़े मेहमान से मिलने का हक है? स्टुअर्ट झुओ। तभी एक आवाज आई और ली जिंगतियन भागते हुए आए। स्टुअर्ट झुओ, आखिर आप आ गए। आपकी साल भर की गुमशुदगी से तो मेरा दिल रुक ही गया था। दोनों पहरेदार हक्के बक्के रह गए। साहब ली, आप इन्हें जानते हैं? ये लुओ क्लान के हेड स्टुअर्ड हैं। इनके साथ बदसलूकी पूरे लुओ क्लान के साथ बदसलूकी है। इसका हिसाब जरूर चुकाया जाएगा। ली जिंगतियन ने उन्हें डांटा और झुओ फान का हाथ पकड़कर मुस्कुराए। स्टुअर्ट झुओ, हमने आपके जेड स्लिप में कहे अनुसार जमकर पैसे उड़ाए, पूरा शहर खरीद ही लिया। हा। अच्छा, 3 दिन बाद ट्रेजर गैदरिंग में हमें जीतना ही है। झुओ फान की आंखों में चमक आ गई और वो ली जिंगतियन के साथ चले गए। दोनों पहरेदार अब भी हक्का बक्का खड़े थे, चेहरे पर अजीब से भाव थे। ये कैसी बात है? इतना ताकतवर क्लैन एक बोन टेम्परिंग आदमी को हेड स्टुअर्ड बना रहा है, और सर ली को देखते ही साफ लगता है कि ये इनके लिए बहुत अहम है। 3 दिन बाद मिस्ट सिटी के बीचों बीच बने ट्रेजर होर्डिंग पैलेस में लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। कुछ लोग अधिकारी थे तो कुछ आम नागरिक, लेकिन सब एक ही मकसद से आए थे, इस भव्य ट्रेजर एक्सचेंज में हिस्सा लेने। हालांकि नाम भले ही बड़ा अच्छा लगे, असल में ये एक तरह का जुआ था, क्योंकि ज्यादातर खजाने कभी खुली नजर में नहीं आते थे। कुछ लोग अपनी पूरी दौलत लगा देते और बदले में कुछ भी नहीं पाते, जबकि कुछ भाग्यशाली लोग सिर्फ 10 स्पिरिट स्टोन्स खर्च कर उम्र भर के लिए सुरक्षित हो जाते। यही थी इस जुए की सनसनी, खतरों से भरी, लेकिन इनाम जीतने की ऐसी संभावना कि इंसान रातों रात ताकतवर बन सकता था। आज यहां सब एक लाइन में चल रहे थे, क्योंकि इस दिन अमीर गरीब ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। सब हॉल में दाखिल होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। जगह में लाखों लोग जमा थे, जो एक बड़े मंच के चारों ओर बैठे थे, जहां मिस सिटी का सिटी लॉर्ड मौजूद था। आज वो सिर्फ सिटी लॉर्ड नहीं था, बल्कि इस आयोजन का मेजबान भी था। क्योंकि इस बार के एक्सचेंज में कुछ बेहद अद्भुत चीजें आने वाली थीं, इसीलिए उसे खुद आकर इस बड़े आयोजन को संभालना पड़ा, जिसमें कई ताकतवर लोग शामिल थे। उसने गहरी सांस ली और चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसकी नजर कुछ पल ज्यादा टिकी उन 9 ढके हुए प्राइवेट बूथ्स पर। उनमें बैठे थे 8 एम्परर्स के दूसरे प्रतिनिधि। ये सब उसके लिए सिरदर्द थे, क्योंकि वे यहां बवाल मचा सकते थे और कोई कुछ नहीं कर सकता था। ये सोचकर वो घबरा गया, लेकिन खुद को शांत करने की कोशिश की। हम यहां 1 महीने से हैं, लेकिन आज तक सिटी लॉर्ड को इतना घबराया हुआ नहीं देखा। एक बूथ में बैठे ली जिंगतियन ने उस बेचैन आदमी को देखकर बाकी बूथों की तरफ नजर घुमाई। स्टुअर्ट जुओ, आज हम 8 एम्परर्स का खुलेआम सामना कर रहे हैं, लेकिन तैयारी किए हुए तो मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ। यहां तक कि मिस्ट सिटी लॉर्ड भी बाकी लोगों का सामना करने को तैयार नहीं है, जबकि उसके पीछे गैम्बलिंग एम्परर खड़ा है। हम तो। जुओ फैन आराम से एक शानदार कुर्सी पर बैठा था। हाँ, खतरा बड़ा है, लेकिन हमें मौका पकड़ना होगा। 8 एम्परर्स के टकराव में शामिल होने का इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा। कौन जानता है अगली बार मौका मिलेगा भी या नहीं। और वैसे भी मैंने कहा था कि मैं खुद आगे रहूंगा। यंग मिस मुरोंग, तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? जुओ फैन ने पीछे मुड़कर दोनों लड़कियों की तरफ देखा। लुओ युनचांग ने अपने आलिशान कुर्सी पर कंधे उचकाए। लुओ क्लान की यंग मिस होने के नाते ऐसे बड़े आयोजन में मेरा होना जरूरी है। मुरोंग शू ने उसे देखा। सेक्रेट डोमेन के बड़े लोगों को देखने का मौका छोड़ने वाली मैं नहीं हूं। अब तक तो ये जगह मॉर्टल डोमेन से अलग नहीं लग रही। अगर सब एक जैसा है तो फिर आई क्यों? बाली यूयू ने आंखें घुमाई। हम यहाँ सेक्रेट डोमेन के बड़े नामों को अपना दम दिखाने आए हैं, इतराने नहीं। तुम दोनों का यहाँ कोई काम नहीं। अरे ऐसे मत बोलो, यहाँ आखिर क्लान का इंचार्ज कौन है? बस करो अब। जब बहस बढ़ने ही वाली थी, जुओ फैन ने बीच में कहा, चूंकि हम सब यहाँ हैं तो मजा लो। यंग मिस लुओ सही कह रही है। ऐसे अहम मौके पर सिर्फ एक स्टुअर्ट काफी नहीं, यंग मिस का आना जरूरी है, ताकि क्लैन हेड की मंशा साफ हो। लुओ युनचांग ने भौं उठाकर बाली यूयू की तरफ जीत वाली नजर डाली। ठंडी मिजाज वाली ने मुंह फेर लिया। बाकी लोग उनकी नोक झोंक पर हंस पड़े। घंटी की कानफोड़ आवाज गूंजी। भीड़ चुप हो गई। सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा।
मेहमानों, 1784वां ट्रेजर एक्सचेंज गैदरिंग शुरू होता है। चाहे गरीब हो या अमीर, इस हॉल में सबको बराबरी का मौका मिलेगा, अपनी किस्मत बदलने का मौका। जिंदगी कठिन और बेरहम है, इसे खुद से बेहतर होने का इंतजार मत करो। जो कुछ भी है सब दांव पर लगाओ और उन खजानों के पीछे भागो। भीड़ में जोश भर गया। हम आज की पहली वस्तु से शुरू करते हैं। सिटी लॉर्ड के इशारे पर पहरेदार एक ट्रॉली धकेल कर लाए। उस पर काला कपड़ा पड़ा था जिससे कोई झांक नहीं सकता था। सिटी लॉर्ड ने ऐलान किया, ये महिलाओं के लिए एक अद्भुत स्पिरिचुअल वेपन है और पुरुषों के लिए एक दीवानगी। ये ऐसा खजाना है जो सभी को चौंका देगा। आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में ऐसा कुछ हो सकता है। आप पूछते हैं, क्या है ये? मंच के नीचे बैठे लोगों की आंखें चमक उठीं। वे अंदाजा लगाने लगे कि आखिर इस पतले पर्दे के पीछे कैसी अद्भुत चीज होगी। सिटी लॉर्ड ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी नहीं पता और न ही तुम्हें। रिवाज के मुताबिक ये कोई अनोखी और बेशकीमती चीज भी हो सकती है या फिर मिट्टी जितनी आम। अब शुरू होता है ब्लाइंड बिडिंग और जो सबसे ज्यादा बोलेगा वही जीतेगा। जिंदगी में मौका बार बार नहीं आता दोस्तों, इस बार महिमा का मौका हाथ से मत जाने दो। 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। उसके बोलते ही एक आवाज गूंजी और फिर तो जैसे बाढ़ आ गई। 10 लाख, मुझे चाहिए ये। अगर ये औरतों को लुभा सकती है और मर्दों को पागल कर सकती है तो जरूर अद्भुत होगी। 50 लाख। लोग फुसफुसाए, फिर अपनी जेबें टटोलने लगे कि क्या वे बोली लगा सकते हैं। कुछ के पास साधन थे लेकिन हिम्मत नहीं थी, कहीं सब बर्बाद न हो जाए। जुओ फैन ने भीड़ की ओर तिरस्कार से देखा। ये गैम्बलिंग एम्परर की चाल है, बोली बढ़ाने का तरीका। मतलब ये चीज बेकार है लेकिन कीमत आसमान छू जाएगी। लोग महंगी चीज सस्ती में पाकर खुश होते हैं लेकिन बेकार चीज पर ढेर खर्च कर पछताते हैं। गैम्बलिंग एम्परर सालों से इसी तरह लोगों की जेब काट रहा है। पुरानी चाल है पर आज भी बहुत से लोग इसमें फंस जाते हैं। हा हा हा। जुओ फैन ने सिर हिलाया। ली जिंगतियन ने हामी भरी। हाँ, लेकिन कौन बेवकूफ इसमें फंसेगा? पूछने की जरूरत है, हम जाहिर है। स्टुअर्ट जुओ, आप जानते हुए भी इस जाल में फंसेंगे? और क्या उम्मीद रखते हुए एक नए खिलाड़ी से? क्या तुम चाहते हो कि पिछले महीने जितने सीक्रेट स्टोन्स हमने बर्बाद किए वो सब बेकार चले जाएं? जुओ फैन मुस्कुराया। 8 एम्परर्स अपने ऊंचे सिंहासनों पर बैठे हैं, उनके करीब पहुंचना मुश्किल है। सबसे अच्छा तरीका है कोई अमीर, मूर्ख और सीधा सादा दोस्त ढूंढना। ऐसे पौन से ही तो उनकी मंडली में जगह बनती है और फिर जो खोया है वो ब्याज समेत वापस मिलेगा। ली जिंगतियन मुस्कुराया। स्टुअर्ट जो, आप हमेशा दूर तक सोचते हैं। तो चलो बोली लगाते हैं, लेकिन अभी कीमत कितनी है? 8 मिलियन। तो हम बढ़ाकर 10 मिलियन। जुओ फैन के बोलने से पहले ही एक दमदार आवाज आई। जुओ फैन की आंख फड़क गई। उसने उधर देखा। 8 एम्परर्स में से कोई? आशेंग, हम यहाँ गैम्बलिंग एम्परर से शर्त लगाने नहीं आए हैं और न ही हमारे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स हैं। हमें तो बस नक्शे की परवाह है। जिस बूथ से ये बोली आई वहां सफेद भौहों वाला एल्डर शू जेनशेंग को गंभीर नजर से देख रहा था। शू जेनशेंग मुस्कुराया। सीनियर अंकल, मैं ये अपने पैसों से एक लड़की के लिए ले रहा हूं। जब तक उसे अच्छा लगेगा, कीमत कोई मायने नहीं रखती। इससे सेक्ट के खजाने से एक भी पत्थर कम नहीं होगा। उसने फैंग मिन को मोहक मुस्कान दी। वो अंदर से सिहर उठी और अपनी जूनियर सिस्टर्स के सामने इतराने लगी। देखा, मेरा आदमी जानता है कैसे खुश किया जाता है। जलन हो रही है ना? हा हा हा। लड़कियों ने सिर हिलाया जैसे आज्ञाकारी बच्चियां। बस छू किंगचेंग उदास थी। उसका मन हमेशा जुओ फैन पर टिका था। सर लियू, आशेंग तो आमिन पर फिदा है। जल्दी ही दोनों शादी कर लेंगे। हा हा हा। थर्ड आंट में हंसते हुए बोली, जैसे उसकी सफ़ेद दांतों की चमक बिल्कुल अलग थी उस सख्त रवैये से जो उसने जुओ फैन और चिंगचेंग के सामने दिखाया था। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। आमिन ने सही पकड़ा है, लड़के को अपनी उंगली पर नचाकर। रहने दो, इसका पैसा इस बेकार चीज पर खर्च करवा दो, फिर नेदरसी का नक्शा खरीदने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा। कमबख्त औरत जाल में फंसाने तक चली गई। एल्डर ने भौहें सिकोड़ लीं जैसे उसके मन की बात पढ़ ली हो। वो कहता है अपने पैसे हैं, लेकिन क्या तुम्हारा जेब खर्च सेक्ट से नहीं आता? हम गैम्बलिंग टाउन में हैं और यहाँ के तौर तरीके उसे पता होने चाहिए। अगर तुमने ये थोड़ा पैसा भी बर्बाद कर दिया जो अंत में जरूरी बोली लगाने में काम आ सकता है, तो सेक्ट का भला कैसे होगा? एल्डर ने शू जेनशेंग को घूरा। उसने समझा, लेकिन चेहरा सीधा रखा। लड़कियों के पीछे भागना महंगा शौक है। इस आदमी ने एल्डर की डांट का इस्तेमाल करके लड़की को अपने बस में कर लिया और फिर भाग गया। मैं तो बस पैसे से लड़की का दिल खरीद रहा हूं, इसमें क्या फर्क है? और जहां तक भाग जाने की बात है, रूबी क्लाउड सेक्ट की हेड सीनियर सिस्टर को स्वॉर्ड एम्परर के सेक्ट में ले जाना मेरे लिए गर्व की बात होगी। कुछ चमकते पत्थर उसकी बराबरी नहीं कर सकते। 20 मिलियन। जुओ फैन ने और ऊंची बोली लगाई। शू जेनशेंग का चेहरा फड़क कर उतर गया। उसने दूसरे स्टॉल की तरफ घूरते हुए कहा, सीनियर अंकल, वो कौन है? ओह, वो तो लुओ क्लैन होगा। बुजुर्ग ने आंखें मिचकाकर कहा, वो उनके साथ नहीं है, बस एक ऐसा ग्रुप है जो हाल ही में गैम्बलिंग टाउन में पैसा लुटाकर मशहूर हो गया है। बस पैसे वाले हैं, कुछ नहीं।
8 एम्परर्स के लोगों पर बिना किसी सहारे के हाथ डालते हैं। मैं तो अब हार नहीं सकता। सोड एम्परर सेक्ट की इज्जत का क्या होगा? शू जिनशेंग गर्जा 30 मिलियन। जिनशेंग? बुजुर्ग ने झिड़का, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। नौजवान तो होते ही हैं जरा सी चुनौती पर भड़क जाने वाले। 30 मिलियन उसका पूरे साल का ट्रेनिंग अलाउंस था और उसने इसे किसी अनजान और बेकार सी चीज पर फेंक दिया। बुजुर्ग ने मन ही मन उसे हारने वाला कहकर कोसा। वहीं फैंगमेन को तो दूसरे के हाथ से मिली अहमियत में मजा आ रहा था। जुओ फैन ने आराम से कहा, सीक्रेट स्टोन्स। पूरा मैदान हलचल से भर गया, हर नज़र उसके स्टॉल की तरफ थी। हैरानी से 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन्स किसी बेकार सी चीज पर? ये तो सट्टा नहीं, सीधा पैसा फेंकना है। ये पर्दे के पीछे कौन से पैसे वाले बैठे हैं? शू झेनशेंग का गला सूख गया, चेहरा बिगड़ गया। फैंगमिन की उम्मीद भरी निगाहों का सामना न कर सका और सारा गुस्सा दुश्मन पर उतारने लगा। कमीने, ये लुओ लोग कौन हैं जो 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन्स ऐसे कचरे की तरह फेंक देते हैं? क्या इनके स्पिरिट स्टोन्स खत्म हो गए हैं? ये तो हद है। इनके पास तो स्वॉर्ड एम्परर के डिसाइपल से भी ज्यादा पैसा है। सीनियर अंकल भी चौंक गए, लेकिन चैन की सांस ली। चलो अच्छा है, इस बिगड़ेल की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। हाँ, माननीय लुओ क्लैन, क्या आप सच में इस पर 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन्स लगाना चाहते हैं? शहर के मालिक भी दंग रह गए। सारे लोग उस स्टॉल के जवाब का इंतजार करने लगे। सिटी लॉर्ड, हमारे पास सिर्फ सीक्रेट स्टोन्स हैं और अब से हम सिर्फ इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा, सबकी नजरें उसी स्टॉल पर टिक गईं। उन्होंने सुना तो था कि लुओ क्लान के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये तो बिना तली का कुआं निकला। पहले ही सीक्रेट स्टोन से बोली और आगे भी ऐसे ही करेंगे, तो बाकी लोग अब क्या लगाएं? कई लोग सिर पकड़कर बैठ गए। इस नए उभरते खिलाड़ी से निपटना नामुमकिन लगने लगा। भीड़ को देखते हुए शहर के मालिक ने अपने काम पर टिके रहते हुए कहा, लुओ क्लैन ने इस वस्तु पर 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन्स की बोली लगाई है। क्या कोई और है जो इससे ज्यादा लगाए? कब्र जैसी खामोशी। कोई नहीं। क्या शहर के मालिक ने फिर पूछा? जब कोई नहीं बोला तो उन्होंने ऐलान किया, तो औरतों का आकर्षण और मर्दों का जुनून अब लुओ क्लान का हुआ। शहर के मालिक ने हाथ घुमाकर ट्रॉली से पर्दा हटाया तो उसमें एक चमचमाता 7 रंग का हेयरपिन दिखाई दिया, जिस पर 18 बेदाग चमकते मोती जड़े थे, जिन्हें देख भीड़ मंत्रमुग्ध हो गई। खास तौर पर औरतें तो जैसे मोहित हो गईं उसकी जादुई सुंदरता में। प्रिज्मेटिक वर्चुअस हेयरपिन, जिसे 180 बार परिष्कृत धातु से बनाया गया और हर मोती अनमोल है। औरत अगर इसे पहने तो उसकी खूबसूरती और निखरेगी, उसकी शान बढ़ेगी और उसकी छवि परफेक्ट हो जाएगी। शहर के मालिक ने कहा, अफसोस, ये हेयरपिन के अलावा और कुछ नहीं। कोई भी मर्द जो इसे खरीदेगा घर जाकर पछताएगा। हा, भीड़ में हंसी फूट पड़ी। ज्यादातर मर्द थे, औरतें तो बस उसे देखती रह गईं। रूबी क्लाउड सेक्ट की औरतें भी में संगू समेत अलग नहीं थीं। उनकी आंखें भी चमक रही थीं। फैंगमिन ने होठ काटते हुए शू झेनशिंग को घूरा, तुमसे तो कुछ नहीं हुआ, एक हेयरपिन तक नहीं खरीद पाए। सिस्टर मिन, अच्छा हुआ जो उसने नहीं खरीदा। ये तो बस फालतू का गहना है जिसकी कीमत 100 स्पिरिट स्टोन से ज्यादा नहीं। ऐसा क्या? ये काम आता है और मुझे चाहिए था, फैंगमिन ने नखरे से कहा। चू किंगचेंग ने भी बगल से सिर हिलाया। हाँ, ये कीमती तो नहीं, लेकिन बस एक बार पहनने को मिल जाए तो अच्छा होगा। फैंगमिन ने ताना मारा, तुम्हारे जैसी बेकार पर कोई भी हेयरपिन नहीं जमेगा। चू किंगचेंग ने सिर झुका लिया, होंठ फुलाकर। शहर के मालिक ने लुओ क्लान की तरफ मुड़कर कहा, जैसे तलवार वीर की शोभा होती है, वैसे ही औरत के लिए श्रृंगार जरूरी है। हम इसकी कीमत का मजाक बस मर्दों की सोच से कर रहे थे। औरत के लिए, खासकर यंग मिस लुओ जैसी हसीना के लिए, ये अलग ही बात है। तुम्हारी दौलत में तो हेयरपिन पर बोली लगाना पैसे की बात नहीं, बल्कि एक जरूरी चीज है। हेयरपिन यंग मिस लुओ को दीजिए। जी। एक सेवक ट्रॉली लेकर चला। रास्ते में जितनी आंखें चमकी वो सब औरतों की थीं, जिनमें जलन भरी थी। रुकिए, स्टॉल से आवाज आई। ये हेयरपिन रूबी क्लाउड सेक्ट की यंग मिस चू चिंगचेंग को दे दीजिए। फिर से शोर मच गया, सब रूबी क्लाउड सेक्ट की तरफ देखने लगे। लुओ क्लान ने 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन सिर्फ इसीलिए फेंक दिए ताकि रूबी क्लाउड सेक्ट को तोहफा दे? क्या ये उनके समर्थक हैं? रूबी क्लाउड सेक्ट के लोग भी हैरान रह गए। फांगमिन ने जल्दी से मे सांगू से पूछा, सीनियर आंट, क्या लुओ क्लान हमारे साथ है? बुजुर्ग ने उसे घूरा, चेहरा तन गया। अगर रूबी क्लाउड सेक्ट का इतना अमीर शाखा है तो आखिरी बोली तो खतरनाक हो जाएगी। मुझे नहीं पता, सेक्ट लीडर ने कुछ नहीं बताया। क्या इन्हें मदद के लिए भेजा गया है? मैं संगू भी कंफ्यूज थी। एक सेवक सामान लेकर आया और झुककर बोला, सीनियर कौन है? मिस चिंगचेंग। सारी नजरें छू किंगचेंग पर टिक गईं, जो थोड़ी घबराई सी हाथ उठाकर खड़ी हो गई। सेवक मुस्कुराकर फिर झुक गया और हेयरपिन पेश करते हुए बोला, जैसा मिस ने सुना, लुओ क्लान के मास्टर आपको ये तोहफा देते हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। छू किंगचेंग तो जैसे आदत से मजबूर होकर बढ़ी थी, बोलने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक और हाथ ने अचानक से कवर हटाकर उसकी आंखों के सामने से उसे पकड़ने की कोशिश की।
सेवक ने ठंडी नज़र से उस हाथ से बचते हुए देखा। तुम मिस चू चिंगचेंग नहीं हो और मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। मैं रूबी क्लाउड सेक्ट की हेड सीनियर सिस्टर फैंग मिन हूँ। अगर लुओ क्लैन ने तुम्हें रूबी क्लाउड सेक्ट को देने को कहा है तो मुझे क्यों नहीं दे सकते? फैंग मिन की आंखों में जलन थी, दांत भींचे हुए। आदेश लुओ मास्टर का है और हमें सही मालिक को देना है। गैम्बलिंग टाउन में यही नियम है। जब सर ने साफ कहा है कि रूबी क्लाउड सेक्ट की यंग मिस चिंगचेंग को देना है तो इसका मतलब ये सेक्ट की संपत्ति नहीं है। मिनर, तमाशा मत करो, बेवकूफ़ मत बनो। फैंग मिन कुछ कहने वाली थी लेकिन मैं संगू ने डांट दिया, फिर मुस्कुराई। चिंगचेंग, ये उसका तोहफा है, ले लो। छू किंगचेंग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और सेवक से हेयर पिन लिया और बालों में सजा लिया। कपड़े जैसे इंसान को निखारते हैं वैसे ही औरत के लिए ये हेयर पिन उसके रूप में घुल मिलकर उसे मानो किसी और ही दुनिया की बना देता था। चिंगचेंग को उसने ढूंढ लिया। लुओ युनचांग ने जुओ फैन की आवाज़ सुनी तो हल्का सा चौंक गई। मैंने सही सुना क्या? वो रूबी क्लाउड सेक्ट से है? जुओ फैन ने सिर हिलाया और लंबी सांस छोड़ी। हाँ, और अफसोस की बात है कि वो रूबी क्लाउड सेक्ट के इतनी करीब है, एक न एक दिन ये मामला और बिगड़ जाएगा। तो बधाई, ली जिंगतियन ने बेमन से कहा, चेहरा तना हुआ था। जुओ फैन ने परवाह नहीं की और बोला, एल्डरली, मुझे लग रहा है कि रूबी क्लाउड सेक्ट में किंगचेंग को लेकर जो राज छुपाया जा रहा है उसमें कुछ अजीब है। तुम पता करो और 100 साल पहले क्या हुआ था ये भी जानो। मुझे लगता है वो बूढ़ी औरत उसे किसी चाल में फंसा रही है। ठीक है स्टुअर्ट जुओ, मैं बाद में जाकर देखता हूँ। धन्यवाद। जुओ फैन का चेहरा गंभीर हो गया, जैसे मन कहीं और भटक रहा हो। शहर का मालिक फिर बोला, महिलाओं और सज्जनों और आदरणीय बुजुर्गों, पहला सामान अपने मालिक को मिल चुका है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारा दूसरा सामान उससे भी कीमती है। इसे लाओ। 30 मिलियन। शहर के मालिक का शरीर झटका खा गया, फिर लुओ क्लैन की सीट की तरफ देखा। आंख फड़क रही थी। सर, मैंने तो अभी शुरुआती कीमत भी नहीं बताई। किसे परवाह है, मुझे तो बस इसे लेना है। धम। पूरा हॉल फिर हिल उठा। पहले सामान की कीमत का अंदाज़ा सिर्फ शहर के मालिक के शुरुआती दाम से लगाया जा रहा था, लेकिन अब तो सीधे आसमान छूने वाली बोली लगा दी गई, चाहे वो कूड़ा हो या हीरा। और अगर ये बेकार निकला तो उन 30 मिलियन सेक्रेट स्टोन्स का वाकई अफसोस होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ से सोचो, अगर उनके पास बेहिसाब दौलत है तो उन्हें क्या अफसोस होगा? असली सवाल तो ये है कि आखिर ये कितने अमीर हैं जो इतना पैसा जला सकते हैं। अब यहाँ आए लोगों का ध्यान जुए से हटकर लुओ क्लान की सच्चाई जानने में लग गया। ये आए कहाँ से हैं? शहर के मालिक ने लंबी सांस छोड़ी लेकिन अपना काम जारी रखा। कोई और बोली लगाएगा, कोई भी कोई। सब चुप थे। उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं और उस पर पहले ही 30 मिलियन की बोली लग चुकी है। कोई पागल ही होगा जो ऐसी बिना वजह की रिस्क लेगा। ये सामान लुओ क्लान का हुआ। शहर के मालिक ने हथौड़ा बजाया। सोच रहे होंगे क्या है ये, तो देखिए, इसे यंग मिस चिंगचेंग को रूबी क्लाउड सेक्ट में दे दो। धन्यवाद। जुओ फैन ने बीच में बोल दिया, जिससे शहर का मालिक लड़खड़ा गया। उसने बेबस होकर सांस छोड़ी और कहा, सर, आपको ये भी नहीं जानना कि आपने क्या खरीदा? नहीं, क्योंकि सब कुछ यंग मिस चिंगचेंग को भेजना है। जुओ फैन का लहजा ऐसा था जैसे उसमें कोई सवाल की जगह ही ना हो। शहर के मालिक ने हाथ हिलाया और सामान ले जाने के लिए नौकर को भेजा। सबकी निगाहें उस अनजान चीज के साथ साथ चली गईं। मिस्ट सिटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रूबी क्लाउड सेक्ट की टोली दंग रह गई। ये लुओ क्लैन कौन है? हमें ऐसे चीजें क्यों दे रहे हैं? क्या हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं? हाँ, लेकिन फिर सबसे छोटी डिसाइपल को क्यों भेज रहे हैं? यही बात उन लड़कियों को समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। जुओ फैन ने हर बार भीड़ को उकसाने से पहले ही ऊंची बोली लगाकर अनजान सामान लिया और छू किंगचेंग को भिजवा दिया। छू किंगचेंग को कुछ करना नहीं पड़ा और वो खजानों में घिर गई, चेहरे पर खाली सी नज़र के साथ। बाकी लोग जो यहाँ जुए का मजा लेने आए थे वो इन अमीरों के आगे बेबस हो गए और बस देखने वाले रह गए, क्योंकि वो हर सामान को ऐसी कीमत पर जीत रहा था कि कोई उसके बराबर पहुंच ही नहीं सकता था। ये हर जुआरी के लिए बुरा दिन था, चाहे वो सपना देखने वाला हो या पक्का लती। हार की चोट उतनी नहीं थी जितनी इस बात की कि वो बोली ही नहीं लगा पा रहे थे। शहर का मालिक सबसे ज्यादा परेशान था। जुओ फैन की हर पुकार पर सामान बिक जाता और वो बोल भी नहीं पाता। उसका बस एक काम रह गया था, अगला सामान बुलाने का। वो सच में उसके लिए बहुत बुरा दिन था। जब सारे सामान खत्म हो गए तो शहर के मालिक का चेहरा फिर खिल उठा। सामान खत्म होने के बाद हम पहले तो लुओ क्लैन का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो हमारे सबसे बड़े निवेशक बने। अगला सामान शहर का अब तक का सबसे बड़ा होगा। सेक्रेट डोमेन के 8 एम्परर्स इसमें भाग लेंगे। बाकी लोग भी शामिल हो सकते हैं अगर हिम्मत और ताकत रखते हों। हा 8 एम्परर्स। जो लोग ऊब चुके थे उन्हें लगा शायद आखिरी सामान पर उनकी किस्मत चमक जाए, लेकिन 8 एम्परर्स का नाम सुनते ही सब चौकन्ने हो गए। तुम मजाक कर रहे हो? 8 एम्परर्स से मुकाबला करेंगे? मेरी अभी मौत नहीं चाहिए। पूरा हॉल शांत हो गया। सबके बदन में ठंडक दौड़ गई।
शहर के मालिक ने ठंडी मुस्कान दी, फिर लुओ क्लान के बूथ की तरफ तिरछी नजर डाली। तुम्हारे पास चाहे जितनी दौलत हो, लेकिन इन ताकतवर लोगों को चुनौती देने की हिम्मत तुम में नहीं है। 8 एम्परर्स के प्रतिनिधि गैम्बलिंग एम्परर का निवेदन है कि आप अपनी बोली यहां रखें ताकि विजेता का ऐलान बिना किसी मनमुटाव के हो सके। मेज और कुर्सियां लाओ। एक बड़ी मेज और 7 कुर्सियां लाई गईं। शहर के मालिक ने मुस्कुराकर सबसे पहले एक ग्रे रंग का नक्शा निकालकर मेज पर फैला दिया। बाकी लोग अपने बूथ से बाहर आए। मैं संगू की टोली भी सब के सब प्रभावशाली दिख रहे थे। भीड़ ने पहली बार असली ताकत देखी। ये गैम्बलिंग एम्परर का इरादा क्या है? अपनी जगह का तमाशा कराना। हाँ, हम सब नामी लोग हैं, हमें दूसरों को अपना मुकाबला क्यों दिखाना चाहिए? गैम्बलिंग एम्परर अपनी इमेज बढ़ाना चाहता है क्या? क्या वो बाकी एम्परर के प्रतिनिधियों को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है? टेबल पर बैठते ही ताने और तंज शुरू हो गए। बाकी अपने अपने लोग पीछे खड़े थे। शहर के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, जब आप गैम्बलिंग टाउन में आए हैं तो आपको दांव की मेज पर तो आना ही होगा। नेदर सी मैप यूं ही नहीं दिया जा सकता। गैम्बलिंग एम्परर भी नेदर सॉवरेन की एनलाइटनमेंट की जगह चाहता है। तो हमें यहां बुलाया किस लिए? दांव लगाने के लिए। शहर के मालिक की आंखों में चमक आ गई, चेहरा चालाकी से भर गया। हम इसे आपको बेच नहीं सकते, लेकिन हार जरूर सकते हैं अगर आप जीतने की काबिलियत रखते हैं। मैं सांगू ने आंखें सिकोड़कर कहा, ठीक है, और खेल कैसे होगा? आम जुए के खेल तो आप जैसे बड़े लोगों के लिए बहुत छोटे हैं, तो हम पहेलियों का खेल खेलेंगे। सही जवाब देने वाला विजेता होगा, और अगर बराबरी रही तो घर जीतेगा। शहर के मालिक ने मुस्कान दी। पहेली। सातों ने सिर हिलाया। ठीक है, तो खेल शुरू हो। रुको। सबके हैरान होने के लिए आवाज लुओ क्लान के बूथ से आई। एक और कुर्सी जोड़ो, लुओ क्लान भी शामिल होगा। भीड़ में हलचल मच गई। लुओ क्लान 8 एम्परर से टक्कर ले रहा है। क्या ये पागलपन है या इनके पीछे कोई ताकत है? 8 एम्परर्स के प्रतिनिधि भी चौंक गए। वो इनके इतिहास का अंदाजा लगाने लगे। इतनी हिम्मत से शामिल होना, मतलब इनके पीछे कुछ बड़ा है। क्या ये सेक्रेड माउंटेन से हैं? शहर के मालिक ने मुस्कुराकर कहा, एक और कुर्सी लाओ, मेज के चारों तरफ बहुत जगह है। मेज के किनारे एक खाली कुर्सी रखी गई। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। लुओ क्लान अपने बूथ से निकलकर नीचे आने लगा। छू किंग चेंग और रूबी क्लाउड सेट की लड़कियां चौंक गईं। तुम यहां क्या कर रहे हो? लुओ क्लान का हिस्सा होने के नाते यंग मिस के साथ रहना मेरा हक है। कोई दिक्कत है क्या? जो फैन ने मुस्कुराकर कहा। उसका रहस्यमय अंदाज ऐसा था कि कोई उसे पढ़ ही नहीं पा रहा था। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।